जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 51 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को संवैधानिक निकाय जो हम लोग देख रहे थे उसी के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता हम लोगों को देखना है। देखिए, हम लोग पिछले दिन में हम लोगों जो पढ़े थे महाधिवक्ता के बारे में, जो हम लोग पढ़े थे वो केंद्र, वो क्या है, पूरे सेंट्रल लेवल पे था। ठीक है, ये राज्यों के लिए महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही हम लोग सेंटर में जो पढ़े थे वैसे ही राज्यों के लिए भी महाधिवक्ता होते हैं, यानी कि राज्यों में भी राज्य सरकारों के भी अपने वकील होते हैं। तो वो जो वकील होते हैं वो यही होते हैं, इन्हीं को हम लोग राज्यों में इनको महाधिवक्ता कहते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। देखिए, यहाँ पे एकदम नॉर्मल है, एकदम इजी है ये, क्योंकि हम लोग जो पहले जो पढ़ लिए हैं उसमें जो जो योग्यताएं हैं सेम पूरा इसमें भी वैसा ही अप्लाई होगा। बस बात इतना ही है कि यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति वहाँ पे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल देखते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 165 है, उसके अंतर्गत राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 जो है वो राज्य में राज्यों के लिए होता है। राज्यों में जो महाधिवक्ता होंगे उनकी नियुक्ति, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, वह राज्यों का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। उसी तरीके से जो महान्यायवादी हम लोग देखे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो हमारे सेंटर के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं, राज्यों में जो होते हैं वो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, इस तरह यह भारत के महान्यायवादी के अनुरूप होता है। जो मैं बता रहा हूँ दोनों को इक्वल करके, बस वही चीज़ें यहाँ भी होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे नियुक्ति और कार्यकाल क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, जो इसकी नियुक्ति है वो कौन करेंगे, वो राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल के द्वारा होगा। सारी चीज़ें सभी नॉर्मल हैं। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो अब योग्यता है, योग्यता के अंतर्गत क्या क्या है। देखिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी, ये अब क्या होगा यहाँ पे समझेंगे कि जो अब ये राज्य का जो महाधिवक्ता है वो अब किससे रिलेट करेगा, राज्यों के, जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनके जो उच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी क्या योग्यता है। अगर उनकी जो योग्यता है वही योग्यता इनके लिए होगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, यहाँ पे भी सेम वही है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की भी व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। सेम ऐसे ही महाधिवक्ता में भी था। ठीक है, तो हम लोग इसको दोनों के एकदम इक्वल करके रखना है। बस राज्यपाल और राष्ट्रपति इतना ही अंतर है। वो अपने पद पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है और साथ में अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। सेम ऐसे ही है, राज्य सरकार का जो मंत्री परिषद है वो अगर त्याग पत्र दे देती है तो इसको भी अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद से संविधान में जो है महाधिवक्ता का वेतन भत्ता, ये सभी निश्चित नहीं है। किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, राज्यपाल के ऊपर। हम लोग देख चुके हैं इसको। सेम जैसे राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया था, वहाँ यहाँ पे हम लोग राज्यपाल को देख रहे हैं। देखिए, इनकी अब कार्य शक्तियाँ क्या होगी, अब इसके अंतर्गत क्या होगा। देखिए, राज्य में जो मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, ये इसकी ये शक्तियाँ हैं। उसके बाद से देखिए, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों। यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा भी सौंपे गए राज्य सरकार को ये दे सकता है, प्लस यहाँ पे मेन राज्यपाल ही रहेंगे। देखिए, ये विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो कि राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हों। सारी चीज़ें लगभग राज्यपाल के द्वारा ही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये अब क्या हो गया, ये सरकार का वकील है, तो यहाँ पे अब राज्यपाल रहेंगे। संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करेगा। संविधान के अंतर्गत भी जो भी चीज़ें हैं
उनका भी वो विधियों का भी निर्वहन करेगा, उसको ध्यान में रखेगा। ठीक है। उसके बाद से देखिए और इसमें बातें हैं कि अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है उसमें बिना मताधिकार यानी कि वो केवल मत नहीं दे सकता है किसी भी विचार पे, लेकिन वो बोल सकता है, भाग ले सकता है, ये सारी चीज़ें अधिकार हैं। उसे वे सभी विशेषाधिकार और वेतन भत्ते जो हैं भत्ते हैं वो मिलते हैं जो जो विधानमंडल के सदस्य पाते हैं। जैसे हम लोग सेंटर के लिए जो अटॉर्नी जनरल का उसमें देखे थे कि वहाँ के जो संसद सदस्य हैं उनके जो वेतन भत्ते जो मतलब जो भत्ते और जो विशेषाधिकार जो मिलते हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलता है। सेम यहाँ पे भी महाधिवक्ता को विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको जो विशेषाधिकार और भत्ते मिलते हैं वो अ, ये महाधिवक्ता को भी मिलता है। ठीक है। अब देखिए आगे ये जो है ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, राज्यों के लिए जो है अब यहाँ से जो संवैधानिक निकाय जो है ना, ये जो हम लोग भाग 7 संवैधानिक निकाय को हम लोग लगातार जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत ये लास्ट चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में हम लोग जितने भी अभी संवैधानिक निकाय देखे तो संवैधानिक निकाय से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उनको अब हम लोग अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ फैक्ट, क्योंकि कई बार प्रश्न में फैक्ट भी आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कुछ कुछ मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपने तैयारी करने के लिए और भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है यहाँ पे बेसिक अच्छे से करना। ठीक है। फिर भी हम लोग को जितना इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का भी कुछ फैक्ट है, उसको आप आज ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हो सकता है बताया भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक अलग से समझ लो कि ये फैक्ट है, इतना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे श्री सुकुमार सेन, तो आप इसको याद में रखेंगे। और अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, ये 15 मई 2022 से उनका उस समय से अपॉइंटेड है और लगातार अभी चल रहा है उनका। ठीक है। उसके बाद से भारत की देखिए प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो है वी.एस. रमा देवी। तो वी.एस. रमा देवी को याद रखेंगे, ये प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रश्न में अभी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी इसलिए मैं कोशिश किया थोड़ा सा बताने का। ठीक है, तो ये जो है ये सभी को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से दिनेश गोस्वामी समिति, ये जो समिति है वो समिति किससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये जो समिति है दिनेश गोस्वामी समिति जो है निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। ठीक है। आप देखेंगे किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए कोई योजना बनाना हो या किसी भी तरीके से कोई आयोग बनाना हो, संविधान में सुधार करना हुआ, कोई भी ऐसा चीज़ें होती हैं तो उसके लिए सरकार क्या करती है कि एक तरीके से एक संगठन, एक छोटा सा ग्रुप बनाती है जिसको हम लोग अपने भाषा में थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पुल बनाना है तो उस पुल बनाने के लिए उसके लिए 4 लोग जो रहते हैं वो लोग बैठते हैं, वो लोग विचार करते हैं कि इस पुल को कैसे बनाना है, इस पुल में क्या खर्चा आएगा, किस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं। हर चीज़ें वो लोग पूरा सारी चीज़ों का विश्लेषण करके उस चीज़ को समझाते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को वो लोग सोचते हैं। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ों में जो काम हम लोग करते हैं यहाँ पे, अब जैसे चुनाव में सुधार करना सरकार को ऐसा लगा कि चुनाव जो है, जो निर्वाचन है उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो सुधार करने के लिए आइडिया चाहिए, तो उस आइडिया को लाने के लिए ठीक है उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। जो दिनेश गोस्वामी थे इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पे ये पड़ा है।
तो दिनेश गोस्वामी समिति बनाया गया और फिर इस समिति के द्वारा निर्वाचन सुधार के बारे में फिर वहाँ से उसके लिए विचार वगैरह आया। ठीक है, देखिए दिनेश जो गोस्वामी हैं 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। ठीक है, वर्ष 1990 में ये जो वीपी सिंह सरकार ने निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। ठीक है, तो ये जो है याद रखेंगे कि जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग के लिए इतने फैक्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम लोग बहुत बढ़िया से अच्छे से हम लोग बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं, उसी में इसको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए वित्त आयोग के बारे में बस 2-3 फैक्ट है। देखिए प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद से ये जो अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग, तो उसके अध्यक्ष जो हैं वो एन.के. सिंह हैं। ठीक है, तो ये जो है फैक्ट के रूप में ये 3 बातें आप वित्त आयोग के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। वित्त आयोग, ठीक है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। तो ये जो 3 बातें हैं, जो 3 फैक्ट है वित्त आयोग के बारे में उसमें याद रखेंगे। देखिए उसके बाद से है भारत का महान्यायवादी, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसके बारे में ये 4 पॉइंट है उसको याद रखें। देखिए भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो उसमें आप याद रखेंगे कि एम.सी. चित्तलवाड़। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1950 से 1963। तो ये जो है प्रथम महान्यायवादी हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद 1950 है मतलब आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये शीतलवाड़, एम.सी. शीतलवाड़ याद रखेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे अब क्या होगा, ये तो पहले क्रम के महान्यायवादी हो गए एम.सी. शीतलवाड़। ठीक है, उसके बाद से ये 14वां क्रम के हैं। 14 से मैं क्यों बता रहा हूँ हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए जो 14 नंबर के जो महान्यायवादी थे वो थे मुकुल रोहतगी। ठीक है, ये कब से कब तक का काम किए? 12 जून से लेकर के 2014 तक। उसके बाद से फिर 3 जून से मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ और 3 जून 2017 तक इनका कार्यकाल चला। उसके बाद क्या हुआ, फिर 15वां जब महान्यायवादी को नियुक्त किया गया तो यहाँ पे बने के वेणुगोपाल। ठीक है, और इनका जो हुआ 30 जून 2017 से लेकर के 15 सितंबर 2022 तक। तो ये 15वें क्रम के महान्यायवादी बने। उसके बाद से 16वें क्रम में ये फिर से मुकुल रोहतगी आ गए हैं। इसलिए मैं ये 14, 15, 16 बताया हूँ। सबसे पहला फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट प्रश्न आता है, या फिर ये 14, 15, 16 में से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए ये 14वें क्रम के महान्यायवादी बने, उसके बाद से फिर 16वें क्रम के फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया। उसके बीच में जो है वो के वेणुगोपाल बने थे। तो यहाँ पे जो है 16वें क्रम के मुकुल रोहतगी जो हैं वो 15 सितंबर 2022 से इन्होंने अभी पद धारण किया है। अब इनका अभी तक लगातार चल रहा है करंट में। तो इस तरीके से जो फैक्ट है ये हम लोग देख लिए। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। तो अब अगले वीडियो में हम लोगों को अभी तक का हम लोग जितने भी संवैधानिक निकाय पढ़े, जो संवैधानिक संगठन जो पढ़े हम लोग, आयोग जो पढ़े हैं, उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उससे जुड़े हुए वो सारी चीज़ों को अब हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा संवैधानिक निकाय का जो पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है, अच्छे से हो गया है। यदि आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रहा है किसी भी तरीके से, या फिर कहीं कुछ कमी लग रहा है तो उसको भी आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आया पिछले ईयर्स में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।